हेलो नमस्कार, एमआर7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम यूपी जियोग्राफी में आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में वनों के बारे में। तो सबसे पहले जो वन है, पहले क्या था ये, जो हमारे संविधान में राज्य सूची का विषय था, लेकिन इसमें जो 42वें संविधान संशोधन हुआ उसको उसमें जो है वन को किसमें ऐड कर दिया गया, संपत्ति सूची में। सबसे पहले देखेंगे पहले किसमें था, संविधान में किस विषय का, किसका विषय था, राज्य सूची का, राज्य सूची का विषय था। लेकिन हो क्या, इसको जो बने उसको क्या, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन संशोधन तो क्या हुआ, जो बना इसको किस किस किसमें सूची में कर दिया, संपत्ति सूची में। संशोधन द्वारा संपत्ति सूची में शामिल कर दिया गया। जो यूपी में जो सबसे पहले जो वन नीति आई थी वो आई थी 1952 में, लेकिन जो राष्ट्रीय वन नीति आई थी वो होती है 1988 में। और ये यूपी में जो वन नीति है वो कब लागू होती है, 1988 में। लेकिन इसमें 2017 में एक संशोधन हुआ, इसमें संशोधन किया गया। और उसके बाद ये वर्तमान में यूपी में कौन सी नीति लागू हुई, जो 2017 वाली, देखेंगे इसको। यूपी की प्रथम वन नीति जो है 1952 में लाई गई। राष्ट्रीय वन नीति कौन सी, 1988 में लागू की गई, लागू की गई। यूपी में जो वन नीति है वो कब लागू की गई, यूपी में वन नीति 1998 में लागू की गई। और इसमें क्या जो 1998 जो नीति है, इसमें 2017 में संशोधन किए गए, 2017 में इसे क्या किया, संशोधित किया गया। कौन सी नीति लगाने, वो है 2017 वाली। यूपी में वन नीति 2017 लागू। अब करेंगे यूपी में वनों की स्थिति के बारे में। राष्ट्रीय वन नीति है, उसके अनुसार जो है किसी भी भौगोलिक, कह सकते हैं किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में वन कितने होने चाहिए, 33.33% होने चाहिए। लेकिन जो इसमें जो है वो जो वनों का क्षेत्र है वो दो रूप में गणना की जाती है, एक है वन क्षेत्र के हिसाब से, फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से, और दूसरा है के हिसाब से, यानी फॉरेस्ट कवर के हिसाब से। यानी वन क्षेत्र में आते हैं जिसकी वनों की कितनी हमने, उसके लिए कितनी जो एरिया है वो कितना अभिलिखित होता है, उस पर वन हो या ना हो। लेकिन जो विभागण है उसमें जो वो है वास्तव में यानी कितनी एरिया में जो है वन लगे हुए। सबसे पहले बात करेंगे यूपी में वनों की स्थिति के बारे में। यूपी में वनों की स्थिति
जो राष्ट्रीय जो वन नीति है उसके अनुसार कितने राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार अनुसार क्या होना चाहिए, जो भौगोलिक क्षेत्र है किसी भी भौगोलिक क्षेत्र पर कितने परसेंट वन होने चाहिए, 33%। किसी किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का कितने परसेंट, 33% कितने होने चाहिए, वन होने चाहिए। ये कौन सी नीति की तैयारी, राष्ट्रीय वन नीति होना चाहिए। अब लिखेंगे जो वो के प्रकार के गणना की जाती है, दो प्रकार की। इसके लिखेंगे किसी भी राज्य में क्षेत्र दो रूप में बदलाना जाता है। फॉरेस्ट एरिया से कौन सा फॉरेस्ट यानी वन क्षेत्र। इसका मतलब है कि जैसे कि कितनी ये एरिया है, अगर ये इसको किसके लिए परिचित किया गया यानी अभिलिखित किया गया वन क्षेत्र के लिए, इसे बोलेंगे फॉरेस्ट एरिया। लेकिन जो वनावरण है, वनावरण उसको बोला जाता है जैसे कि ये एरिया है, इसमें एरिया में खाली वन लगे हैं तो इसको बोला जाएगा वनावरण। तो इस वन क्षेत्र के बारे में लिखेंगे वन क्षेत्र होता है जो वनों हेतु अभिलिखित होता है। अभिलिखित होता है चाहे उस पर वन हो या ना, चाहे वन हो या ना हो, उसे बोलते हैं क्या, फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट एरिया। और दूसरी बात करेंगे, दूसरा कौन सा होता है, वन आवरण। वन आवरण यानी फॉरेस्ट कवर। इससे मतलब होता है वह भूभाग पृथ्वी को होगा जिस पर वास्तव में वन लगे हैं। वास्तव में वन लगे उसे बोला जाता है वन आवरण। यूपी में जो वन क्षेत्र है यानी उत्तर प्रदेश जो वन क्षेत्र कितना, उत्तर प्रदेश में फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो देखेंगे यूपी में जो वन क्षेत्र है उसके लिए होगा कितना, 6% यूपी के क्षेत्रफल 6.88% भूभाग। भूभाग किसके लिए आरक्षित है, क्षेत्र के लिए, वन क्षेत्र के लिए अभिलिखित है। लेकिन इतने सारे एरिया पे जो अभिलिखित है इन पर इतने पर वास्तव में देखें वन नहीं लगे हुए हैं। इसी में क्या है, इसी में आरक्षित वन, संरक्षित वन और
वर्गीकृत वन वो भी पाते हैं इस एरिया में 6.88%। आरक्षित वन और संरक्षित वन, संरक्षित वन कौन से आते हैं? गैर वर्गीकृत, वर्गीकृत आते। अब करेंगे यूपी में बागान यानी कितने एरिया पर वन लगे हुए। यूपी में बागान फॉरेस्ट कवर, यूपी के क्षेत्रफल का 6.15%, यूपी के क्षेत्रफल का 6.15% एरिया पर क्या हो गए वन, और ये कितना ये बन जाता है 6805.65 किलोमीटर स्क्वायर, इतनी एरिया पर जो है बागान है। इसमें जो वन है 3 प्रकार के हैं, ठीक है, अति सघन वन, अति सघन वन, उसके एरिया में 1.09% एरिया इसी के वन कवर की जगह, और दूसरे है मध्यम सघन वन, मध्यम सघन वन एरिया में 1.69% एरिया, खुले वन है एरिया में 3.37% एरिया में खुले वन है, और वृक्षारोपण के बाद यूपी में वृक्षारोपण, इसका मतलब माने जैसे कि जो घर पर भी होते हैं वाले वृक्ष, तो एरिया में 3.05% इतनी एरिया में, किलोमीटर में 7542 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जो है वो जो घराने रहते हैं, जैसे कि किसी के खेत पर होगा, किसी के एरिया में लगे हैं, उनके बाद कितने है 7500 किलोमीटर पर साल टोटल बात है। तो टोटल कितना हो जाता है, टोटल एरिया हो जाता है बराबर प्लस वृक्षारोपण, चलता क्या लगे हुए पेड़ लगे हुए, तो वो आ जाता है 6.15 प्लस 3.0, तो एक टोटल हो जाता है 9.19% एरिया पे जो है क्या है वो हमारे पेड़ लगे हुए हैं। अब बात करेंगे वन का जो जैसे जो प्रशासनिक वर्गीकरण के बाद वन का प्रशासनिक वर्गीकरण, वो इनमें क्या है 3 प्रकार के, एक होते हैं आरक्षित वन, दूसरे होते हैं संरक्षित वन, और तीसरे होते हैं गैर वर्गीकृत वन। आरक्षित वन वो लोग होते हैं जो सरकार के कंट्रोल में होते हैं, उनमें से कोई भी लकड़ी या कटाई या पशु चरा, और इसमें क्या होती है इनपर जाने से पूरी तरह से रोक होती है। जो संरक्षित वन होते हैं वो सरकार के निर्मित होते हैं, लेकिन जैसे इसमें क्या है लकड़ी की कटाई कर सकते हैं, पशु भी चराने की अनुमति होती है, इन्हीं को बोलते हैं संरक्षित वन। वर्गीकृत वन होते हैं, अभी वर्गीकृत नहीं किया है, इनमें जो है आप लकड़ी काट सकते हैं, पशु भी चरा सकते हैं, ये होते हैं वर्गीकृत वन। तो सबसे बात करेंगे किसकी, वन का प्रशासनिक वर्गीकरण। प्रकार है 3 प्रकार। सबसे पहले तो बात करेंगे आरक्षित वन, आरक्षित वन, आरक्षित वन वो होते हैं
ये पूर्णतः किसके कंट्रोल होते हैं? सरकार के। पूर्णतः सरकार सरकार के नियंत्रण नियंत्रण में होते हैं। इसमें जो लकड़ी की कटाई है, जो पशु चारण है, उन पर भी पूर्ण होती है। लकड़ी की कटाई और पशु पशु चारण पर पूर्ण रूप से रोक होती है। और दूसरे नियंत्रण से होते हैं प्रशासनिक होते हैं संरक्षित वन। संरक्षित वन ये सरकारी तो होते हैं। ये क्या है? ये भी क्या है? ये भी सरकार के नियंत्रण में होते हैं। सरकार के नियंत्रण में होते हैं। लेकिन क्या, जो लकड़ी की कटाई है और जो पशु चारण है, उन पर रोक नहीं होती। लकड़ी की कटाई और पशु पशु चारण रोक नहीं होती, नहीं होती। अब बात करेंगे तीसरा वो है गैर वर्गीकृत वन। गैर वर्गीकृत वन वन होते हैं जिनका अभी तक कोई वर्गीकरण नहीं हुआ है। जिनका अभी वर्गीकरण नहीं किया गया नहीं किया गया। इसमें जो है लकड़ी भी काट सकते हैं, पशु चारण भी कर सकते हैं। लकड़ी की कटाई पशु चारण पर चारण की अनुमति होती है। करेंगे नियंत्रण के आधार पर वर्गों के बारे में। वनों के बारे में वो भी प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के। एक होते हैं राष्ट्रीय वन, जंगल वन, राज्य सरकार। ये जो वन होते हैं राज्य सरकार के नियंत्रण में होते हैं। दूसरा होता है सामुदायिक वन, जो क्या है, जो स्थानीय निकाय है उनके नियंत्रण में होते हैं, जैसे कि जिला परिषद है, नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, बोलते हैं सामुदायिक वन। और तीसरे होते हैं निजी वन, जिसपे क्या है, जो हो सकते हैं जिनका जो सामर्थ्य निजी होता है, उन्हें बोलते हैं निजी वन। समझिए नियंत्रण के आधार पर, नियंत्रण के आधार पर वनों का वर्गीकरण। पहली बात करें कौन से? राजकीय वन। राजकीय वन क्या होते हैं? ये राज्य पूर्णतः राज्य सरकार के नियंत्रण होते हैं। ये जो राजकीय वन होते हैं राज्य सरकार के नियंत्रण में होते हैं। दूसरा है सामुदायिक वन। सामुदायिक सामुदायिक वन वो होते हैं जो स्थानीय निकायों के नियंत्रण होते हैं। स्थानीय निकायों के नियंत्रण में होते हैं, जैसे कि मुनिसिपल काउंसिल, जिला परिषद, उनके जिला परिषद का, नगर निगम का, नगर पालिका,
और नगर पंचायत इनको कंट्रोल होता है, जो सामुदायिक वन होते हैं। और तीसरा कौन सी वन है? निजी वन। निजी वन तो होते हैं प्राइवेट प्राइवेट फॉरेस्ट। इनपे जो है जो स्वामित्व है वो किसका होता है? निजी स्वामित्व होता है इनका। जिस मनुष्य पर ये लगाए जाते हैं उन्हीं पर ये खुद का नियंत्रण होता है। हम बोलते हैं निजी वन। सुनेंगे यूपी वन है वो किस क्षेत्र में बोला जाते हैं? भागवत और तराई क्षेत्र में। और सर्वाधिक वन वाले जिले उनकी बात करेंगे। यूपी में सर्वाधिक सर्वाधिक जो वन है वो कहाँ पाए जाते हैं? भागवत क्षेत्र क्षेत्र में है। क्षेत्र कौन सा है? यूपी, ये जो सहारनपुर से लेके कुशीनगर तक का एरिया है ये होता है हमारा भागवत तराई क्षेत्र। भागवत तराई क्षेत्र इसी में क्या है? इसी में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। और ये नीचे जो सर्वाधिक वन है जो जिले के हिसाब से सर्वाधिक जिले क्योंकि सबसे सोनभद्र सोनभद्र। दूसरे क्या है? चंद्रपुरी। तीसरे पर है चौथे मिर्जापुर। चित्रकूट। सर्वाधिक पाए जाते हैं। संबंधित बनावरण की बात करें कौन सा जिला है? वो है सोनभद्र। सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र। हम उसकी बात करें जिसमें जो सर्वाधिक जो है मध्यम सघन में त्रिभुवन पाए जाते हैं वो भी कहाँ पाए जाते हैं? वो भी सोनभद्र। सर्वाधिक मध्यम सघन त्रिभुवन कहाँ पाए जाते हैं? वो भी सोनभद्र में। उसको अति सघन वाला वो कहाँ पाए जाते हैं? लखीमपुर खीरी में। सर्वाधिक अति सघन वन तो कहाँ मिलते हैं? लखीमपुर खीरी। सबसे कम जो वन क्षेत्र किस जिले में है? वो है भदोही में। सबसे कम वन क्षेत्र वो कौन सा जिला है? भदोही। अब करेंगे जो तीन प्रकार के वन है। तीन प्रकार के वन पाए जाते हैं। कौन कौन से? उष्णकटिबंधीय नमपाकी वन और दूसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। तीसरा है उष्णकटिबंधीय कांटदार वन। तो पहले करेंगे यूपी में तीन प्रकार के वन पाए जाते। तो पहले की बात करें पहला कौन सा? उष्ण कटिबंधीय वन पर्वतीय वन। ये कौन सी जगह पाए जाते हैं? ये जो है
हमारा तराई के क्षेत्र में। और जहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर जो बरसात 100 सेंटीमीटर से लेकर के 150 तक उससे भी अधिक हो सकती है। अम्फान में क्या है, कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, सागौन है, शीशम है, सखुआ है। सखुआ कौन से होते हैं जिनसे लोहे के स्लीपर बनाए जाते हैं, उनको बोलते हैं सखुआ या साखू। चंदन है, आम है, आंवला है, इमली है, जामुन है, शहतूत है, बांस है, गूलर है, बैत है, पलास है, अर्जुन है। ये जो है इस प्रकार के पेड़ होते हैं जो पाए जाते हैं। लिखेंगे इसके बारे में, यह वन भावर एवं तराई क्षेत्र में पाए जाते जहां पर वर्षा 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर या अधिक हो सकती है। अधिक होती है ये लन पाया जाता है। कौन कौन से पेड़ बोलते हैं, एन में सागौन, शीशम, सखुआ, सखुआ, साखू। साखू होते हैं जिनसे रेलवे के स्लीपर बनाए जाते हैं। इससे क्या होते हैं, रेलवे के स्लीपर बनाए जाते हैं। बात करें चंदन, चंदन, आंवला, इमली, जामुन, जामुन, शहतूत, बांस और बैर, ग्लास, अर्जुन आदि पाए जाते हैं। इन दोनों में एक ये कौन से पाए जाते हैं। अब दूसरी की बात करेंगे, कौन सा है, दूसरा है उष्णकटिबंधीय सूक्ष्म पर्णपाती गण। कटिबंधीय सूक्ष्म पर्णपाती गण ये कहा जाते हैं, ये जो पश्चिमी मध्य जो पूर्वी क्षेत्र में जो मैदानी क्षेत्र है ये उस एरिया में पाया जाता है। जैसे कि सबसे पहले बात करेंगे पर्णपाती गण, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये हमारे तट वाला क्षेत्र है, ये इस एरिया में पाया जाता है। लेकिन ये उष्णकटिबंधीय है, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये जो है ये तराई वाला क्षेत्र हो गया, ये होगा बुंदेलखंड वाला, ये पाए जाते हैं इस एरिया में। उष्णकटिबंधीय सूक्ष्म पर्णपाती गण है वो हमारे इस एरिया में पाया जाता है। उससे हम लिखेंगे पश्चिम मध्य एवं पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदानी क्षेत्र में ये जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती गण पाए जाते हैं। जो वर्षा कितनी आवश्यकता होती है, 70 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर के बीच में। इसके जो उष्णकटिबंधीय शुष्क जो पर्णपाती गण है, इसके जो प्रमुख वृक्ष वो होता है साल का, साल, इसका वृक्ष है। और कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, साल है, सागौन, सागौन, पीपल,
आलू, तेंदू, रास, बेर, पत्थर आदि, ये जो है हमारे इस में पाए जाते हैं। तीसरे की बात करें, तीसरे में किसको विकल्प होते हैं? कटिबंधीय पदार्थों, कांटेदार वन, उसे कहे जाते हैं जहाँ पर जो मरुस्थलीय एरिया या कुछ जिन पे जो वर्षा कम होती है उसकी वन पाई जाती है। कहते हैं यूपी के दक्षिण क्षेत्र में जहाँ पर वर्षा कम होती है। हम इसकी बात करें, करीबन कितनी वर्षा होती है? वर्षा होती है 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के बीच। और बात करें इनकी जो पत्तियां हैं वो मुख्यतः छोटे और कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं इस उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन में। पत्ती मुख्यतः छोटी और कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं इस वन में, इन दोनों। और ये जाड़े में जब क्या है इनकी जो है वो जो विकास कर जाती है किसकी तलाश में? पानी की तलाश में, जो भी वृक्ष होते हैं। जल गहराई जाती है किसकी तलाश में? पानी की तलाश में। फूलों में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? केक, बाबुल, अकेसिया आदि वृक्ष जो इस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। अब बात करेंगे जो लकड़ी है वो ऑक्सीजन और जो गैस का जो उपयोग है ऑक्सीजन और फर्नीचर के अतिरिक्त में इनका उपयोग किया जाता है। तो लिखेंगे लकड़ी का, यानी कह सकते हैं वृक्षों का या वनों का ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन एवं फर्नीचर के अतिरिक्त उपयोग। सबसे पहले बात करेंगे चीड़ की। चीड़ से क्या होता है? ऊर्जा और टारपीन का तेल। चीड़ के पर्सन क्या प्राप्त करते हैं? ऊर्जा और टारपीन का तेल। और तेंदू से बात करें, तेंदू से क्या बनता है? तो इससे जो पत्ता है उससे क्या बनती है? बीड़ी। पत्ते से बीड़ी। अब एक बैग, बैग की वृक्ष है उसके क्या बनते हैं? डंडे। और बैग के फर्नीचर, बैग के फर्नीचर। बांस की बात करें, बांस क्या बनते हैं? कागज। बांस से क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन के अतिरिक्त कागज। सातु, गोवा और जो तलाश के पेड़ है उनसे क्या बनते हैं? जो दाना पत्र है तब उनकी जो पत्तियां हैं उसे क्या बनाते हैं? दाना पत्र। सातु, महुआ, तीसरा तलाश।
इन वृक्षों के जो पत्ते हैं उनसे क्या बनाते हैं? और पत्ता खाते हैं खैर। खैर का जो वृक्ष है उससे क्या बनता है? कट्ठा। एक है सिमेंट और गुरेला, इनकी जो वृक्ष है इनसे क्या बनती है? जो माचिस की तीली है वो बनाई जाती है। माचिस बबूल। बबूल से क्या है? ये बबूल की छाल है और उससे क्या बनाई जाती है? जो चमड़े की रंगाई, जो बबूल की छाल है उसका उपयोग है चमड़े की रंगाई के लिए किया जाता है। चमड़े से चमड़े की रंगाई। अब भोज पर प्राकृतिक काज जिसमें जाने इसका यूज कौन करते थे? जो राजा महाराजा है वो संदेशों को भेजने के रूप में काम करते थे। अब बात करेंगे बन के युग में जो बने उनके आधार पर उद्योग के बारे में। यूपी में बना पर उद्योग। उद्योग इसकी बात करें पहले में किस किस के उद्योग हैं? गैस की फर्नीचर बनती है और प्लाईवुड की जो प्लाई है वो बनती है और माचिस की तीलियां बनती है। बरेली बरेली क्या बनते हैं? फर्नीचर और प्लाईवुड और माचिस की तीलियां। माचिस की तीलियां। और सहारनपुर किसकी है? सहारनपुर वो प्रसिद्ध है उद्योग के लिए। कागज उद्योग। वाराणसी और सोनभद्र। वाराणसी सोनभद्र जो जूट बनती है और जो लकड़ी के खिलौने का सामान है वो भी कहाँ पर बनता है? वाराणसी सोनभद्र में। लकड़ी के सामान पसंद है खिलौना जो बच्चों को खेलने करते हैं वो वाले खिलौने। बुलेट किसके लिए पसंद है? बुक के मामले में वह खेल का सामान। इनके कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। महत्वपूर्ण योजना बात करेंगे तो वो यूपी में 1935 में बिलों को राजकीय संपत्ति घोषित किया गया था। यूपी में 1935 में वनों राजकीय संपत्ति घोषित किया गया। दूसरे तथ्य की बात करें 1952 में जो पहला क्या हुआ था? धन महोत्सव प्रारंभ हुए थे। 1952 में धन महोत्सव अच्छा अनुसंधान वो कहाँ पर है? देहरादून उत्तराखंड। वन
अनुसंधान शाला, तो कहाँ पे? देहरादून। देहरादून उत्तराखंड। जो भारतीय महाविद्यालय वो भी कहाँ पर है? वो भी देहरादून में। भारतीय भारतीय वन महाविद्यालय, महाविद्यालय उत्तराखंड देहरादून। उत्तराखंड। और यहाँ पे क्या होती है? जो जुपिटर वन सेवा अधिकारी है उनकी जो परीक्षण है ये यहीं पर होता है। यूपी के वन सेवा अधिकारियों का परीक्षण यही होता है। संयुक्त दंड प्रशिक्षण संस्थान वो वह कानपुर में। वन प्रशिक्षण संस्थान कानपुर। कानपुर। वन अनुसंधान शाला वो देहरादून में, और जो वन प्रशिक्षण संस्था है वह कानपुर में। निस्तारण योजना ये किसके लिए है? बीड़ी के लिए। एवं निस्तारण योजना जो है वो किसके लिए है? बीड़ी। क्योंकि उनकी पत्ती से क्या बनाई जाती है? बीड़ी बनाई जाती है। इसमें जो आय है, इसमें आय का 50% जो है मुनाफे को मिलता है। इनसे जो आय होती है इसमें आय का 50% मजदूरों मिलता है। इस योजना में जो भी क्या होती है लाभ, उसकी जो आय का कितना परसेंट? 50%। ये है हरित क्रांति योजना। हरित क्रांति योजना ये किससे संबंधित है? जिन्हें सार्वजनिक स्थलों पर वृक्षारोपण से, सार्वजनिक स्थलों वृक्षारोपण। एक सुविधा है ग्रीन क्लीन अप। ये कब की योजना है? ये 2015 की योजना। ग्रीन अप और क्लीन अप। ग्रीन यूपी और क्लीन यूपी। योजना 2015 यूपी की योजना। जड़ी बूटी एकत्रीकरण कार्यक्रम ये किसके द्वारा चला गया था? वन निगम द्वारा। किनके लिए? SC/ST के लोगों के लिए। जड़ी बूटी एकत्रीकरण कार्यक्रम ये किसके द्वारा चलाया गया था? वन निगम द्वारा। किनके लिए चलाया गया था? वो SC/ST के लोगों के लिए। जो निगम की स्थापना है वो कब हुई थी? 1974 में। जो भी वन निगम स्थापना
कब हुए थे? 1974। और सहभागी बंधुगण, ये किसके सहयोग से शुरू की गई थी? ये शुरू तो कहाँ पर की गई? ये पहले की गई है सोनभद्र में। और किसके सहयोग थे? जापान के सहयोग से। जो सोनभद्र का एक गांव है वेट हस्ती, इसे क्या है, प्रदेश का प्रथम ग्राम वन घोषित किया गया था। कौन सी चीज? सहभागी वन प्रबंधन प्रबंधन ये योजना जापान के सहयोग सहयोग से सोनभद्र सोनभद्र का एक गांव, कौन सा है? हस्ती, क्या किया गया था? इसको प्रदेश का प्रथम ग्राम वन घोषित किया गया था। प्रदेश का प्रथम ग्राम वन घोषित किया था। ये था हमारे आज की इस वीडियो में किसके बारे में? उत्तर प्रदेश के वन और उनके कुछ महत्वपूर्ण के बारे में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कृषि में एग्रीकल्चर यूपी के बारे में। तो आपकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए देखते रहिए MR7 क्लासेस।